वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्या हो सकता है। तो परमानेंट किसी चीज़ को सॉल्व करना, किसी समस्या को, वो बिल्कुल संभव है। अब तक हम देखें 1947 से अब तक तो हम 3-4 बार लड़ चुके हैं। रिज़ल्ट कुछ अभी भी नहीं निकला है और आए दिन जो है बॉर्डर पे गोलाबारी चलती रहती है। अब ये समस्या का एक स्थायी समाधान ढूंढने की ज़रूरत है, और समाधान क्या है वो समझदार लोग समझते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। तो आप ज़रा कुछ और दुनिया के देशों को देखें जिनमें पहले कभी एक कट्टर दुश्मनी हुआ करती थी और बाद में जो है सबके संबंध बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो ऐसा ही कुछ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच किया जा सकता है। अगर हम जापान और अमेरिका के संबंधों के बीच की बात करें तो एक ज़माने में ये दोनों देश जो है बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया, फिर अमेरिका ने जाके जो है परमाणु बम गिरा दिए जापान पे। लेकिन उसके बाद भी जो है जापान ने कोई बदला नहीं लिया, बल्कि दोनों दोस्त बन गए और बहुत ही आज जो है आज की डेट में जो है दोनों एक एलाई हैं। तो ये कैसे हो गया? वैसे ही जर्मनी का एग्ज़ाम्पल लें तो जर्मनी और अमेरिका भी बड़े दुश्मन हुआ करते थे, वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते थे। आज के समय में जो है जर्मनी के और अमेरिका के संबंध जो है बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है। तो ये कैसे हो गया? तो ये ऐसे हो गया कि अमेरिका जो है जापान में, जर्मनी में जो है अपने हिसाब की सत्ता को वहाँ पे बैठाने में सफल हो गया, इसलिए जो है वहाँ पे ये चीज़ हो गई। यही चीज़ जो है इराक़ के केस में कही जा सकती है। इराक़ में भी जो है सद्दाम हुसैन हुआ करते थे जो अमेरिका की नहीं सुनते थे। अमेरिका ने जो है वहाँ पे रेजीम चेंज कर दी और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि आज के समय में इराक़ एक ऐसा देश है जो अमेरिका की जी हजूरी करता रहता है। तो इतिहास में हमने ऐसे बहुत एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ दो कट्टर दुश्मन थे, आपस में बहुत लड़ते थे, लेकिन आज जो है वो नॉर्मल हो गए। तो ये चीज़ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच भी संभव है। कैसे करना होगा? हमें भी वही करना होगा जो अमेरिका ने किया दूसरे देशों में अपने संबंध नॉर्मल करने के लिए। वो है रेजीम चेंज, सत्ता का परिवर्तन। अब नॉर्मली सत्ता का परिवर्तन तो होता ही रहता है, हर 5 साल में हमारे देश में भी चुनाव होते हैं, उधर भी होते हैं, तो वो परिवर्तन तो होता रहता है। हमें एक स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत होती है, पूरा का पूरा जो है, जिससे पूरा व्यवहार बदल जाए, सत्ता का एक स्ट्रक्चर पूरा बदल जाए। जैसे कि जर्मनी में बदला, जापान में बदला, इराक़ में बदला, वो बदल जाए और ऐसा बदले कि वो हमारे हिसाब का रहे। तब जो है भारत और पाकिस्तान के बीच समस्या का एक स्थायी समाधान निकल सकता है। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल पर आएँ जापान वाले, तो जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो जाहिर है कि जापान में बड़ी नफ़रत उमड़ी होगी। जापान के हर एक नागरिक को जो है अमेरिका से नफ़रत हो गई होगी कि इस देश ने जो है हमारे ऊपर परमाणु बम गिराया, हमें बदला लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कारण पहले जो है जापान में चलती थी राजशाही मोनार्क, उसको अमेरिका ने बदल दिया एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से। राजा जापान में अभी भी होता है, पर अब वो सिर्फ थप्पा लगाने के काम का है, बाकी एक्चुअल राजा नहीं रहा। वैसे ही कुछ जो है जर्मनी में भी हुआ, बड़ा सा रेजीम चेंज हो गया। वहाँ पे हिटलर की जगह जो है कुछ और आ गए जो अमेरिका का समर्थन करने वाले, ब्रिटेन का समर्थन करने वाले, ये सब लोग थे। अब हमें भी पाकिस्तान में यही करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान एक अलग तरह का देश है। दुनिया में देश होते हैं जिनके पास फ़ौज होती है, सेना होती है, पर पाकिस्तान में चीज़ें उल्टी हैं। वहाँ पे क्या है, एक फ़ौज है जिसके पास एक देश है जिसका नाम पाकिस्तान है। तो ये डिफरेंस है। पाकिस्तान में ऐसी सरकार नहीं है जो देश चलाती है, पाकिस्तान में ऐसी फ़ौज है जो देश चलाती है। तो वहाँ पे जब तक हम फ़ौज के कंट्रोल से चीज़ें जो है आम डेमोक्रेटिक सिस्टम के हाथ में नहीं देंगे, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच समस्या का समाधान नहीं हो गया। अब एक्चुअल में क्या है कि पाकिस्तानी सेना के लिए यही अच्छा है कि भारत और पाकिस्तान लड़ते रहें, उसी में पाकिस्तानी सेना का फ़ायदा है। क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, उनको जो है जब दोनों देश लड़ रहे हैं तो फ़ायदा ये होता है कि मिलिट्री स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती है, और इस पूरी स्पेंडिंग का फ़ायदा किसको होता है? जो आर्मी में लोग बैठे हुए हैं।
तो वो लोग नहीं चाहते कि अगर चीज़ें सामान्य हो गई वहाँ पे, मान लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच सामान्य हो गई, तो क्या हो जाए, ये आर्मी वालों को सिर्फ सैलरी मिलेगी, जबकि आज की डेट में पाकिस्तान में वो हर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल से लेके छोटी मोटी कंपनियों से लेके सीमेंट कंपनियों से लेके अखबार में तक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई ना कोई फौजी बैठा हुआ है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये फौज के हाथ से सत्ता को छीन के हमें नॉर्मल दूसरी जगह देनी पड़ेगी, तब ही जो है भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध जो है सामान्य हो सकते हैं। अदरवाइज़ हम कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ लें, कितनी भी, हम 3-4 तो लड़ चुके हैं और आगे भी लड़ लें, अगर सत्ता पाकिस्तान की सेना के हाथ में ही रहेगी तो कभी भी जो है भारत पाकिस्तान की समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि समाधान ना हो वही तो पाकिस्तानी सेना के लिए अच्छा है। वो क्यों चाहेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, कि सत्ता जो है पाकिस्तानी सेना के हाथ से छिन जाए। ऐसा क्या किया जा सकता है? तो उसके लिए चाहिए होता है कि हम किसी देश में बहुत बड़ा सा आंतरिक जो है एक विद्रोह सा क्रिएट कर दें, ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि खुद जनता उठ के आए और उस देश से सैन्य शासन से वो छीन ले। तो ऐसे बहुत से केस हुए हैं जहाँ पे जनताएं उठी हैं। फ्रांस में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, रशिया में हुआ था रशियन रेवोल्यूशन, जहाँ पे जो है जनता बिल्कुल उठ खड़ी हुई थी और इस तरह की सरकारों को फेंक दिया था, फिर एक नॉर्मल सी जो है सरकारें आ गई थी। तो वो चीज़ करने की हमें ज़रूरत है। अब वो चीज़ कैसे हो सकती है उस पर आते हैं। तो पहले ही हमें जब अंदर की समस्याओं को बढ़ाना है तो बढ़ेंगी कैसे। अब किसी भी देश में जनता कब नाराज़ होती, जब सरकार उसकी सुनती नहीं है, जब महंगाई बढ़ रही हो, विकास कार्य बिल्कुल ना हो रहे हो, बेरोज़गारी बिल्कुल चरम पर हो, अव्यवस्था बहुत हो, भ्रष्टाचार बहुत हो। तो ऐसी सिचुएशन में ही तो जनता विद्रोह करती है। तो वो सिचुएशन है भी पाकिस्तान में, उसको थोड़ा इंटेंसीफाई करने की ज़रूरत है। कैसे ये किया जा सकता है? तो पहला काम हमें ये करना होगा कि पाकिस्तान की सेना के खर्चों को और बढ़ा देना चाहिए। हमको पाकिस्तान को आर्म्स रेस में एक बहुत इंटेंस तरीके से इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, जैसा कि अमेरिका ने रशिया को कर दिया था। अमेरिका ने जो है मजबूर कर दिया कि रशिया भी जो है डिफेंस पे स्पेंडिंग अपनी बढ़ाता जाए और उसके कारण जो है उसके यहाँ बहुत बड़ी और समस्याएं खड़ी होती जाएं। तो आज के समय की बात करें तो हम अपनी जीडीपी का 1.5% 1.5% डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो 4% के ऊपर जो है वो खर्च कर रहा है अपनी जीडीपी का, यानी हमसे काफ़ी ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा। अब ये क्यों कर रहा है? उसकी मजबूरी है। अब जैसे हमारा डिफेंस बजट आज के समय में $65 बिलियन के करीब चल रहा है, पाकिस्तान का 25 के करीब है। अब मान लें हम अपने डिफेंस बजट को 100 बिलियन के ऊपर कर दें तो क्या बदलाव आएगा? 100 के ऊपर जब हम जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर एक भय क्रिएट होगा, पाकिस्तानी सेना के अंदर, कि इतना बड़ी स्पेंडिंग हो रही है डिफेंस के ऊपर, अब अगर भारत की तरफ से कुछ भी चीज़ हुई तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो वो भी मजबूर होगा नए नए हथियार खरीदने के लिए, बाहर से जो है हथियार लेने के लिए, अंदर जो है डिफेंस पे जितना हो सके खर्च करने के लिए। अब जब ये चीज़ पाकिस्तान करेगा तो क्या होगा? जो ज़रूरी खर्चे हैं वो पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे, ये सारे खर्चे नहीं हो पाएंगे उसके। ये नहीं होंगे तो प्रॉब्लम अंदर देश में समस्याएं होने लगेंगी, अभी भी हैं पर और बढ़ जाएंगी। तो हमारा पहला काम यही होना चाहिए कि हम पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दें, जैसे अमेरिका ने रशिया का करवाया था। तो हमें अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को यहाँ से बढ़ा देना चाहिए, सबसे पहला काम। तो आज अगर हम 36 की जगह 100 राफेल खरीदने लगे, पाकिस्तान की टेंशन बढ़ जाएगी। हम जो है बहुत सारी तोपें खरीद लें, हेलीकॉप्टर खरीदें, पाकिस्तान की टेंशन बढ़ जाएगी। तो ये हमें करना चाहिए पहला काम। तो इस पर जो है हम आगे बढ़ना चाहिए जितना हो सके। तो धीरे धीरे स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए हमें, पर एक्चुअल में हो रहा है कि हम घटा रहे हैं। तो जब से मोदी जी आए हैं तो हमारी डिफेंस स्पेंडिंग कम हो गई है। तो पहले हम अपने बजट का 18% खर्च करते थे मनमोहन सिंह के समय, अभी कर रहे हैं हम 13%। हालांकि अच्छी बात यह है कि मनमोहन सिंह के समय जो है फॉरेन बाइंग बहुत ज़्यादा होती थी, दलाली बहुत ज़्यादा चलती थी। अब जो है वो कम हो रही है, डिफेंस खुद की इंडस्ट्री देश में डेवलप हो रही है, इंपोर्ट जो है हमारे कम हो रहे हैं। तो उसको हम अगर कंपेयर करें तो डिफेंस बजट कम नहीं हुआ है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बजट की हम अपने रेवेन्यू को कितना कर रहे हैं तो कम है।
अब इसको जो है हमें बढ़ाना चाहिए ग्रेजुअली, इसको ले जाना चाहिए हमें 2.5% तक। 2.5% जहाँ हम पहुँचेंगे पाकिस्तान के लिए बहुत सारी टेंशनें शुरू हो जाएंगी। वो मजबूर हो जाएगा कि ये खरीदे वो खरीदे, और इस सब चक्कर में वो दिवालिया होने की कगार पे आ। तो पहला स्टेप है कि डिफेंस स्पेंडिंग पाकिस्तान की बढ़ाओ। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप है पाकिस्तान की इकोनॉमी को और ख़राब करो। अब जब आपकी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी, बाकी चीज़ों पे नहीं होगा खर्चा, तो थोड़ा सा आपका जो है इकोनॉमी आपकी वैसे ही ख़राब होने लगेगी। अब हमें इसको और ख़राब कैसे करना है? ये सेक्टर आइडेंटिफाई करो जहाँ से पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू पाकिस्तान के कहाँ कहाँ से आते हैं, और उन सेक्टर में पाकिस्तान को कॉम्पीट करना है हमें। और ऐसा कॉम्पीट करना है कि भले ही हमारी इंडस्ट्री लॉस में चली जाए, हम लॉस में चले जाएँ, पर उनका लॉस ज़रूर हो, ये ज़रूरी है। ये कैसे किया जा सकता है? अब जैसे हम कुछ एग्जांपल की बात करें, पाकिस्तान बासमती चावल का एक्सपोर्ट करता है, हम भी करते हैं। अगर हम अपनी कंपनियों को बोल दें कि आपको कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी, आपके टैक्स भी हम कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, तो क्या होगा? हमारी कंपनियों के प्रोडक्ट सस्ते होंगे और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी वो। तो पाकिस्तान उस समय उनसे, भारतीय कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर पाएगा, तो वो इंडस्ट्रियाँ उसकी ख़राब होने लगेंगी। वैसे ही कॉटन के केस में किया जा सकता है, और जो भी इंडस्ट्रीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, उनको जो है हम स्पेशल रियायत दे सकते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान की वो इंडस्ट्रीज़ जो है ख़राब हों, तबाह हों। ये बहुत सेकंड स्टेप जो है वो बहुत ज़रूरी स्टेप हो जाता है। फिर जो है तीसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि और दूसरे देशों के साथ जो है अपने संबंधों को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ उनको स्पेशल फीचर्स, कुछ स्पेशल ऑफ़र्स दे सकते हैं, जिससे जो है वो पाकिस्तान की जगह जो है हमसे ज़्यादा बिजनेस करने लगे। कुछ ऐसे ऑफ़र्स जो है वो किए जा सकते हैं, इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये सरकार का काम है करना। अब आपने ये दूसरे स्टेप कर लिए, दूसरे स्टेप पे आ गए, आपने देखा कि पाकिस्तान का मिलिट्री पे खर्चा बढ़ गया, आपने देखा पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है गड्ढे में जाने लगी है। अब तीसरी चीज़ होगी, जब आपकी होने लगी तो पाकिस्तान में अंदरूनी कलह जो है वो बढ़ने लगेगी। अब हमारा काम है इसको और बढ़ा देना। कैसे बढ़ा सकते हैं? इंदिरा गांधी जो है ये काम बहुत बढ़िया तरीके से कर चुकी हैं बांग्लादेश में। तो 1971 में जो है उन्होंने मुक्ति वाहिनी करके, जो छोटा सा संगठन था जो लड़ता था पाकिस्तान से आज़ादी के लिए, उसको जो है वो उन्होंने हवा दी, ट्रेनिंग दी, पैसे दिए, वो सब दिया। तो एक वो बहुत बड़ा सा जो है वो रिवॉल्ट बन गया। अब ऐसे पाकिस्तान में आज के समय में कई हैं। वो एक बलूच लिबरेशन आर्मी है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रही है। सिंध के प्रांत में जो है कई ऐसी हैं। कई जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया में जो है ऐसे ट्राइबल्स हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ते रहते हैं। अब इनको हमको सपोर्ट करना है। हमने सपोर्ट किया तो पाकिस्तान में जो है और अंदरूनी कलह जो है वो बढ़ने लगेंगे। फिर क्या होगा कि ये जब तीसरे स्टेप पे हम आ जाएंगे तो चीज़ें बहुत ख़राब होने लगेंगी पाकिस्तान में। एक गृह युद्ध वाली सिचुएशन हो जाएगी। फिर पाकिस्तान की सरकार को, उनकी आर्मी को अपने ही लोगों के साथ मारकाट करनी पड़ेगी। ये वो वाली सिचुएशन में जो है आ जाएंगे। जब ये सिचुएशन आ जाएगी तब जो है हमें क्या करना होगा? एक रेफ्यूजी क्राइसिस जो है आसपास के देशों में शुरू हो सकता है। इसको मुद्दे को हम यूएन में उठा सकते हैं। फिर जो है इस तरह का माहौल बनाया जा सकता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो अब असुरक्षित हो गए हैं, वो गलत हाथों में जा सकते हैं। फिर आप जो है अमेरिका को साथ में ले लीजिए, कुछ और देशों को साथ में ले लीजिए, और जो है फाइनल असॉल्ट जो है आप कर दीजिए। वो आपका टाइम हो जाता है। तो वो एक ऐसी सिचुएशन होगी, आपको न्यूक्लियर हथियारों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और बाकी दुनिया भी जो है आपके साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वाकई वो सिचुएशन ऐसी होगी कि उस देश में कुछ भी हो सकता है। जब एक न्यूक्लियर पावर देश कलैप्स होने की कगार पे होता है तो दुनिया का हर देश जो है उसमें जो है एक रेजिम चेंज चाहेगा, वो ज़रूरी भी हो जाएगा। तो वो तीसरे स्टेप पे जब हम सक्सेसफुली पहुंच जाएंगे तो फिर ज़रूरत पड़े तो हमें एक मिलिट्री ऑप्शन जो है हमारे लिए खुल जाएगा, और उस समय सारी दुनिया जो है हमें सपोर्ट करेगी। तो जब ये हो जाएगा फिर हमें एक नया संविधान पाकिस्तान के लिए लिखवाना है। वहाँ पे उसके हिसाब से हमें एक सरकार गठन करनी होगी, और उस सरकार को जो है, क्योंकि जब नई सरकार बनेगी एक नए देश के लिए, क्योंकि उस समय तो नया जैसा देश हो जाएगा और एक तबाह देश है जिसको ज़ीरो से हमें बिल्ड करना है, तो वहाँ पे उसको मदद की ज़रूरत होगी, और वो मदद भी हमें करनी है।
मतलब हम उसको अगर बर्बाद करेंगे तो बाद में आबाद भी हमें खुद करना है, जैसे अमेरिका ने जापान को किया। तो वहाँ पे जो है हमें फिर बहुत मदद करनी पड़ेगी, और उस मदद के बदले ही जो है पाकिस्तान को हमारे ऊपर निर्भर बना के रखना पड़ेगा। और जब ये सिचुएशन होगी तो हम हर चीज़ जो है अपने हिसाब से करवा सकते हैं, सारे अपने जो भी बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, हर तरह की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि भाई जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ क्या सरकार के लोगों को नहीं पता? उनको भी पता है, वहाँ पे भी बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हैं, पर वो करते नहीं है। क्यों नहीं करते? एक रीज़न ये है कि हमारे देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसी है कि सरकारें जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाती हैं। सबको लगता है कि यार 5 साल बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये डाउट सबके मन में रहता है, सबके मन में क्वेश्चन। तो लंबी प्लानिंग जो है वो नहीं कर पाते। अब जो मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है ये 10-15 साल वाला प्लान है, ऐसा नहीं है कि 1-2-3 साल में हम कर देंगे। ये लंबा प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए इसके लिए, एग्जीक्यूशन भी लंबा चलता है। अब कौन इस पे खर्चा करे, इसके लिए अलग बजट एलोकेशन करे, ध्यान दे, मेहनत करे, ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सरकारें अस्थिर होती हैं। आज मान लो मोदी है, कल को सोचेंगे यार कोई और आएगा तो हमें क्या करना, हम तो बाहर हो जाएंगे, तो इस चक्कर में चीज़ें हो नहीं पाती। लेकिन ये एक फुल प्रूफ सिस्टम है, ये टेस्टेड सिस्टम है, यही तरीका है जो दुनिया के कई देशों में लागू हुआ, रेजीम चेंज हुआ और उसके बाद जो है रिलेशन बिल्कुल जो है चेंज हो गए, बिल्कुल ऑपोजिट हो। तो ये रही आज की बात कि कैसे जो है इन 3 स्टेप से जो है पाकिस्तान की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन जो है निकाला जा सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक तो कर ही दीजिए आप, और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी चीज़ें पहुँचें। और जब आप ज़्यादा ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे इस वीडियो को, पीएम और ऊंचे लेवल तक पहुंचेगा, तो वो भी जो है मजबूर होते हैं, एक दबाव उनके ऊपर भी बनता है कि कुछ एक्स्ट्रा स्टेप हम लें, क्योंकि जनता ये चाहती है। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद।